वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसकी दो रीज़न्स हैं मेजर। एक नंबर वन तो ये टॉपिक जो है वो भी रिसेंटली एमडी कैट का हिस्सा बना है। प्रीवियस ईयर जो है इसको एमडी कैट के सिलेबस में दोबारा ऐड किया गया है। और सेकंड वन ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म चल रहे हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। ठीक है, हम अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस जो है ये आप लोगों ने बुक के अंदर भी इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा कि होम्योस्टेसिस बेसिकली है क्या। ये मेंटेनेंस है इंटरनल एनवायरनमेंट की। अब अगर हम देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस है तो वो मेंटेनेंस किसके अगेंस्ट है, क्यों है और कैसे होती है। ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो मेंटेनेंस है इंटरनल एनवायरनमेंट की, ये क्यों करनी पड़ती है, वजह क्या है कि जब भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है तो तब हमारी बॉडी जो है, हमारे जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और जिस मैकेनिज्म के जरिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं उस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। तो अगर हम इसको शॉर्ट वे में डिफाइन करना चाहेंगे तो वो इस तरह से है कि जो होम्योस्टेसिस है बेसिकली इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। कब, जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा। और अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपकी बुक की लाइन है। अब हम अगर देखते हैं कि जी जो होम्योस्टेसिस है, ये सारे का सारा मैकेनिज्म जो रन हो रहा होता है, ये बेसिकली आपकी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ठीक है, और ये सेल्फ रेगुलेटरी है, खुद ब खुद जो है ये प्रोसेस चल रहा होता है। क्लियर है। अब आते हैं कि जी जो होम्योस्टेसिस जो है इसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो इस ओवरऑल पूरे के पूरे होम्योस्टेसिस को कवर कर रहे होते हैं या इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी एक जो इसका हिस्सा है, इस अम्ब्रेला के अंडर जो है वो दो टॉपिक आते हैं मेजर। एक है जी ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, बेसिकली ये मेंटेनेंस है किस चीज की, वाटर और डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स की। अब ऑस्मो ये जो वर्ड है, ये आप लोगों ने इससे रिलेटेड वर्ड पहले भी पढ़ा होगा ऑस्मोसिस में, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि जी मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब इसी तरह जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो इसमें पानी भी आता है और डिजॉल्व सॉल्यूट्स भी आते हैं। अब आते हैं कि जी ऑस्मो रेगुलेशन जो है एक प्रोसेस है, जो एक मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसमें आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन्वॉल्व है जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी। अब किडनी जो है वो इस ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती है, और इसका फंक्शनल यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर क्या करती है, मेंटेन करती है वाटर एंड साल्ट को, और इसके साथ साथ वो क्या करती है, रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब इसके साथ साथ हम जो है इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जी किडनी के डिसऑर्डर्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से बीमारियां हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, और उनकी ट्रीटमेंट। अब अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे जी किडनी स्टोन्स के बारे में। ठीक है,
किडनी फेलियर के बारे में कि हमारी किडनी जो है उसमें स्टोन्स कब, क्यों और कैसे बनते हैं, और जब कंप्लीट किडनी जो है डैमेज हो जाती है जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं उसकी क्या कॉजेस हैं, और फिर इसकी ट्रीटमेंट है कि जी हम डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि डायलिसिस होता क्या है, डायलिसिस करवाते क्यों हैं, और डायलिसिस की टाइप्स क्या हैं। इसी तरह हम किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। क्लियर है? तो ये सारे का सारा किसके अंदर आता है, किडनी डिसऑर्डर और ट्रीटमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि जी आपके होम्योस्टेसिस वाले टॉपिक के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अब किडनी की जो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन के अंदर बन रही है, ठीक है, इसी तरह बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रही है, उन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं कौन सी, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। क्लियर है? और फिर हम पढ़ेंगे जी थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन है क्या कि बेसिकली क्या है कि जी आपकी बॉडी जब टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है, मेंटेनेंस है किस चीज की, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? अब ये सारे का सारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, इस सारे टॉपिक में से प्रीवियस ईयर जो है वो 4 एमसीक्यूज जो है वो आ चुके हैं। हम ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद उन 4 एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद वो 4 एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर आए हैं उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट आगे। अब होम्योस्टेसिस का जो कोर आइडिया है, अब अगर हम इसको देखते हैं तो होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या करता है, एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ठीक है, अब उसके एग्जांपल है आपकी बॉडी के अंदर पानी कम होता है, साल्ट की कमी होती है, या इन दोनों में से किसी चीज की एक्सेस हो जाती है। इसी तरह ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इन सब को कौन सारा डील कर रहा होता है, दैट इज होम्योस्टेसिस। अब इसको ड्राइव कौन कर रहा होता है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसको चला रही होती है। अगर हम देखते हैं कि इसको चलाने वाला कौन है, तो बेसिकली जो इसको ड्राइव कर रहा होता है वो आपका नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब ये नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये किस मैकेनिज्म के जरिए वर्क कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और वो फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा होता है, मोस्टली क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी डिफरेंट कंडीशन के अंदर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्लियर है? अब आते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है डेफिनेटली ये एक प्रोसेस है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, किस तरह चलता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ये जो होम्योस्टेसिस है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए काम कर रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के भी कंपोनेंट्स हैं। अब इसको एज ए होल हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि ये आपकी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। रिसेप्टर है, ठीक है जी, जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है चेंजेस को, और ये रिसेप्टर पूरी बॉडी के अंदर जो है वो स्प्रेड हुए हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग होती हैं, और ये क्या करती हैं, डिफरेंट सिग्नल को डिटेक्ट करती हैं और उस मैसेज को कहाँ पहुंचाती है, कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या करता है कि वो उस सिग्नल को जो है वो प्रोसेस करता है, और फिर वो क्या करता है
एक मैसेज जनरेट करता है किसके लिए, इफेक्टर के लिए, ताकि उस सिग्नल को, उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर है? अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, एंड फिर वो मैसेज किसके पास भेजता है, इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर्स क्या करते हैं कि वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब ये कौन से ऑर्गन हो सकते हैं, आपकी बॉडी के ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, आपकी स्किन भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इफेक्टर्स हैं। अब हम इसको समझने के लिए आते हैं इस डायग्राम में। अब फॉर एग्जांपल क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना रहता है, नॉर्मली 90 मिलीग्राम पर 100 ml। अब होता क्या है कि आपने कोई खाना खाया है, ठीक है, कोई शुगरी डाइट ली है, कोई मीठा खाना खाया, तो आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब ये मैसेज कहाँ जाता है, आपके ब्रेन को जाएगा, और वो ही मैसेज जो है वो क्या करते हैं, पेनक्रियाज के पास वो वापस भेजता है, और पेनक्रियाज क्या करता है कि जी वो इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। अब इंसुलिन जो रिलीज हो रही है, ठीक है, अब ये जो इसने इंसुलिन रिलीज की है, ये क्या करेगा कि ये जाके एक्ट करेगी आपके बॉडी के सेल्स पे कि वो आपके ब्लड में से मैक्सिमम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके। सेम उसी टाइम जो है वो आपके लीवर को भी टारगेट करता है कि वो लीवर जो है उस ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे और इसको स्टोर कर ले किस फॉर्म के अंदर, ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर। अब क्या होगा, इन दोनों प्रोसेस के जरिए आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली तब तक ये कम होता रहेगा जब तक उसका लेवल 90 mg तक नहीं पहुंच जाता। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं कि अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है बिलो 90 mg, तो फिर क्या होगा, ये मैसेज आपके ब्रेन के पास जाएगा, वो आपके पेनक्रियाज को जो है वो मैसेज आता है, और इस चेंज को डिटेक्ट कर रहा है, और वो अल्फा सेल्स क्या करेंगे, वो ग्लूकागोन जो है वो रिलीज करेंगे। अब ग्लूकागोन का काम क्या है कि वो आपके लीवर को जाके टारगेट करता है, और वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन को, और वहां से क्या रिलीज करवाएगा, ग्लूकोज। अल्टीमेटली क्या है कि इस ग्लूकागोन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और तब तक इंक्रीज होता रहता है जब तक वो दोबारा से सेट पॉइंट एंड के 90 mg तक नहीं पहुंच पाता। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, और इनको ड्राइव किस तरह से किया जाता है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और कैसे आपकी बॉडी जो है वो एक स्टेबल, और एक स्टेबल के साथ साथ अगर हम देखें तो अच्छा जी, इस गिवन एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट सिग्नल के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है, और आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब ये जो एग्जांपल हमने पढ़ी है, बिल्कुल इसी तरह से ही लॉजिक जो है वो ड्राइव कर रहा होता है ऑस्मो रेगुलेशन के केस के अंदर भी, और थर्मो रेगुलेशन के केस के अंदर में, कि जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के फ्लक्चुएशन होती है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है, तब भी इसी तरह का मैकेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अब हम आते हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो बेसिकली है क्या, जैसे कि हमने पहले पिछली स्लाइड के अंदर भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है कि जी ये क्या है, मेंटेनेंस है वाटर और डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स की। क्लियर है? अब इसका पर्पस क्या है कि ऑस्मो रेगुलेशन होती क्यों है, कि ये मेंटेन कर सके एक स्टेबल एनवायरनमेंट को। अब स्टेबल एनवायरनमेंट क्या है सेल के अंदर का या बॉडी के अंदर का, कि वो पानी और सल्यूट की कंसंट्रेशन को एक रेंज के अंदर मेंटेन रखता है। अब इसमें आपकी बॉडी का मेन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व है,
तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जी मेन ऑर्गन है वो आपकी बॉडी का किडनी। अब किडनी क्या करता है, वो इसी ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है और वाटर और डिजॉल्व सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और इसके साथ साथ किडनी जो है वो, अगर हम उसे एज ओवरऑल देखें तो वो दो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एक तो जैसा कि हमने कहा कि ऑस्मो रेगुलेशन है, दूसरा जो है वो क्या करती है, वो रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को, जैसा कि हमने पहले पढ़ा वेस्ट को। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, इसके साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड भी जो है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं और इसमें इसकी हेल्प कौन करता है जी, लीवर करता है। अब अगर हम आते हैं तो इस ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हार्मोनल कंट्रोल जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। कौन सा हार्मोन होता है, तो वो हार्मोन है जी एडीएच, एंटी डायूरिएटिक हार्मोन। अब एडीएच जो है जिसको हम एंटी डायूरिएटिक हार्मोन कहते हैं, ये रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में। जब ये रिलीज होता है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है कि जी पानी को रिअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी का पानी जो है वो कंजर्व होता है, मेंटेन रखता है। अब हम आगे देखते हैं किडनी के बारे में, हम थोड़ा सा, जो क्योंकि एक मेजर ऑर्गन है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब किडनी जो है, कहते जी ये इसकी लोकेशन कहाँ पे आई, बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो वो ये हमारे लोअर पोर्शन के अंदर, लोअर एब्डोमिनल एरिया के अंदर ये मौजूद है, कैविटी के। और अगर हम इसकी लोकेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम, तो ये मौजूद होती है बिटवीन 12th thoracic एंड 3rd lumbar vertebra। क्लियर है। अब अगर हम इसका साइज की बात करते हैं या राइट और लेफ्ट किडनी की प्रेजेंस की बात करते हैं, उनमें डिफरेंस की बात करते हैं, तो लेफ्ट किडनी जो होती है वो स्लाइटली हायर होती है देन द राइट वन। इन दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली क्या होगी, अपर पोजीशन पे होगी, और जो राइट वन है वो थोड़ी सी लोअर होगी। उसकी वजह क्या है कि आपके जो लीवर है उसकी राइट लोब की डिप्रेशन की वजह से वो किडनी जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। ये नेचुरल है। अब अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो लेंथ इसकी ऑलमोस्ट क्या है, 12 सेंटीमीटर है किडनी की। अगर इसकी विड्थ की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के करीब होती है। ये एवरेज है। इसी तरह थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर के करीब होती है, और अगर हम इसका वेट देखते हैं तो ऑलमोस्ट क्या है, 120 ग्राम। अब ये एक अडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारी किडनी का वेट बहुत कम है और ये आपकी टोटल बॉडी का ऑलमोस्ट 0.5% बनता है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि ये ब्लड कितना रिसीव करती है, एक किडनी ऑलमोस्ट 1.2 लीटर पर मिनट, जो कि आपकी हर हार्ट बीट का 20% के करीब बनता है। और अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपकी बॉडी के वेट का क्या पोर्शन है और वो कितना ब्लड रिसीव करता है। तो ये ऑर्गन जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो रिसीव कर रहा होता है ताकि वो उसे फिल्टर करे। अगर हम पर डे के हिसाब से देखते हैं तो एक किडनी जो है वो ऑलमोस्ट 7,000 टू
8000 लीटर पर डे ब्लड जो है वो रिसीव कर रही होती है। क्लियर है जी? तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था किडनी के बारे में। अब हम देखते हैं उसके स्ट्रक्चर को। अब अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो किडनी को अगर हम टीएस सेक्शन लेते हैं तो इसको हम 5 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, और प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो 3 चीज़ों से बनती है। यानी कि किडनी की प्रोटेक्शन जो है वो 3 तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है जी रीनल कैप्सूल। ये एक थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किडनी को किससे? ट्रॉमा से और इंजरी से और इन्फेक्शन से। सेकंड जो लेयर आती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीरीनल फैट। ठीक है, थर्ड लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रीनल फेशिया। ठीक, अब अगर देखते हैं कि जी ये 3 लेयर्स हैं तो रीनल फेशिया जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, फाइब्रस सॉरी कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसका काम क्या करते हैं कि ये अटैच करती है किडनी को बॉडी के साथ। ठीक है, जो आपकी बॉडी वॉल है तो ये उसके साथ रीनल फेशिया हेल्प करती है कि आपकी किडनी अटैच रहे। तो इसकी वजह से इन 3 चीज़ों से आपकी किडनी जो है वो प्रोटेक्ट होती है। अब हम आते हैं इंटरनल जो पेरेन्काइमा है, जो किडनी का ये सारे का सारा इंटरनल पोर्शन है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आउटर मोस्ट रीजन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर को हम क्या कहते हैं जी? मेडुला। अब कॉर्टिकल जो पोर्शन होता है जो सबसे बाहर वाला है, ये ग्रैनुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाला जो पोर्शन है ये सारे का सारा क्या है? ये कॉर्टिकल पोर्शन है। अब ये कॉर्टिकल पोर्शन जो है यहाँ पे देखें तो ये फोल्ड हो रहा है और ये क्या बना देता है? रीनल कॉलम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है जी? रीनल कॉलम बनाता है। अब मेडुला के बारे में, जो इंटरनल मेजर पोर्शन है ये सारे का सारा, ठीक है, ये सारे का सारा क्या कहलाता है? रीनल मेडुला कहलाता है। अब इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? रीनल मेडुला जो है इसके अंदर रीनल पायरामिड्स मौजूद होते हैं। अब रीनल पायरामिड की बात करते हैं तो वो ये एक रीनल पायरामिड बना हुआ कोन शेप है। ठीक है, और एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 8 से लेकर 18 रीनल पायरामिड्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं जी फंक्शनल यूनिट की तरफ। अब किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं जी? नेफ्रॉन। अब इसके भी पार्ट्स हैं। इसका एक पोर्शन जो है जिसे हम क्या कहते हैं, जहां पर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, उसे हम कहते हैं रीनल कार्पसल। ठीक है, अब रीनल कार्पसल जो है वो 2 कंपोनेंट्स से बना होता है। एक हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरे को हम क्या कहते हैं जी? बाउमैन कैप्सूल। क्लियर है? अब ग्लोमेरुलस जो है ये आपने पढ़ा है कि जी ये एक किसी से मिलकर बना हुआ है। ग्लोमेरुलस बेसिकली इट्स अ बॉल ऑफ कैपिलरीज, बॉल ऑफ कैपिलरीज। अब ग्लोमेरुलस जो होता है इसकी जो वॉल होती है कैपिलरीज की, ठीक है, वो हाईली पोरस होती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होते हैं, तो उसे हम
कि जी इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, हाईली पोरस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा। इसीलिए इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर है? इसी तरह अगर हम बॉमेन कैप्सूल की बात करते हैं तो बॉमेन कैप्सूल के अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं इस तरह। अब इसकी जो इनर विजुलर लेयर है, यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स। अब ये भी पोरस होते हैं। अब पोडोसाइट्स भी पोरस है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। अब हम देखते हैं कि जी नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं, 3 तरह की हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, और थर्ड वन क्या है जी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और तीसरा जो इसका पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया? अब यूरिन कलेक्शन सिस्टम जो इसका थर्ड पार्ट है किडनी का, सॉरी फोर्थ वन, ये किस पर मुश्तमिल होता है कि कलेक्टिंग डक्ट जो है ये ओपन होती है किसके अंदर जाकर, पेपिलरी डक्ट के अंदर। पेपिलरी डक्ट जो है वो फिर ओपन होती है जी माइनर कैलेक्स के अंदर। माइनर कैलेक्स ओपन होती है मेजर कैलेक्स के अंदर, और मेजर कैलेक्स जो है वो फिर कहाँ पे ओपन होती है, रेनल पेल्विस में। ओके हो गया? अब हम देखते हैं किडनी को जो ब्लड सप्लाई मिल रही होती है वो कहाँ से आती है, तो उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 तरह की यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। एक को आप कहते हैं जी रीनल आर्टरी, और दूसरा है रीनल वेन। तो ये एक जनरलाइज्ड टीएस सेक्शन जब अगर हम किडनी का करते हैं तो उसके ये 5 बेसिक पार्ट्स बनते हैं। अब हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर इन सब पोर्शन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, ये सबसे बाहर जो है ये क्या है, रीनल कैप्सूल है। ठीक है, ये जो एरिया है 2 पिरामिड के दरमियान में, इसे हम क्या कहेंगे, रीनल कॉलम कहेंगे। ठीक है, ये कौन शेप एरिया क्या कहलाता है, रीनल पिरामिड कहा जाता है। अब यहाँ पर रीनल पिरामिड और ये डक्ट सिस्टम मिल रहा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेपिला। क्लियर है? और जहां पर ये पेपिला मौजूद है, यहाँ से स्टार्टिंग ये जो एरिया डक्ट का एक छोटी सी डक्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, माइनर कैलेक्स। अब आपको समझ आई होगी कि जी नेफ्रॉन से जो यूरिन आपका बन रहा है, जो फ्लूइड आ रहा है, वो इस पेपिला के बाद कहाँ पे एंटर होता है, माइनर कैलेक्स के अंदर। अब मल्टीपल माइनर कैलेक्स मिलकर एक मेजर कैलेक्स बना देते हैं। क्लियर है? अब ये मल्टीपल जो है वो मेजर कैलेक्स जो है वो ओपन होती हैं एक फनल शेप स्ट्रक्चर में। ये क्या है, फनल शेप स्ट्रक्चर है, जिसे आप क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। क्लियर है? अब जहाँ पे ये रीनल पेल्विस है, यहाँ पे क्या बन रहा होता है, बेसिकली एक डिप्रेशन बनता है, गड़ा बनता है। ठीक है, जहाँ पर सारे का सारा आपकी बॉडी का फ्लूइड जो कि यूरिन की फॉर्म के अंदर होता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, और इस रेनल पेल्विस के जरिए कहाँ आ जाता है, आप यूरिटर के अंदर आ जाता है।
अब हम देखते हैं कि अगर हम किडनी को फिजिकली बाहर से देखते हैं तो ये एक कनकेव साइड पे डिप्रेशन बन रहा होता है जहां से ये ब्लड वेसल सारी की सारी एंटर हो रही होती हैं और ये यूरिटर एंटर हो रहा होता है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? रीनल हाइलम कहते हैं। क्लियर है? अब रीनल हाइलम भी कहते हैं और इसे रीनल हाइलस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स आपके किडनी के अंदर एंटर हो रही होती हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, फिर फर्दर डिवाइड हो रही हैं। जब ये डिवाइड होने के बाद कहाँ पे आ जाती हैं? दो पिरामिड के दरमियान में आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरलोबुलर वेन। इसी तरह ये क्या कहलाएगी? इंटरलोबुलर आर्टरी कहलाएगी। अब जब ये इंटरलोबुलर आर्टरी और वेन जो है वो फर्दर डिवाइड होती है बारीक सी ब्रांचेस के अंदर, ये डिवाइड होते 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 कहाँ तक पहुंच जाती है? नेफ्रॉन तक और कॉर्टिकल पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं? आर्कुएट आर्टरी और वेन। क्लियर है जी? तो ये एक स्ट्रक्चर था किसका? किडनी का। अच्छा बेटा जी, जो सेकंड पोर्शन है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है, जिस जो होम्योस्टेसिस के ऑस्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, वो यूरिटर है। अब यूरिटर की अगर हम नेचर देखते हैं तो ये दोनों यूरिटर्स जो है ये बेसिकली मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। और अगर हम इनकी लेंथ की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इसके फिट जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मिलीमीटर है। अब इसको हम जो यूरिटर है तीन पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग पोर्शन जहां से ये पेल्विस से अटैच होता है, इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं जी? एब्डोमिनल सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी सेगमेंट के अंदर जंक्शन मौजूद होता है। यहाँ पे देखें तो आपको एक जंक्शन नजर आएगा जिसके ब्लॉक होने की वजह से जो पेल्विस रीजन है वो स्वेल हुआ हुआ है। इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? यूरिट्रो पेल्विक जंक्शन। क्लियर है? सेकंड पोर्शन जो है उसे हम क्या कहते हैं? पेल्विक सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह थर्ड जो सेगमेंट है, जब ये ट्यूब जो है वो कहां पे एंटर हो रही होती है? ब्लैडर के अंदर, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं जी? इंट्राम्यूरल सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली वो एक मस्कुलर बैग सैक का हिस्सा बन जाती है। अब ये दोनों ट्यूब जो है वो ब्लैडर के अंदर एक स्मॉल पोर के जरिए ओपन हो रही होती है। उस पोर को हम क्या कहते हैं? यूरिट्रल ऑरिफाइस। ठीक है, अब ये यूरिटर जो है वो क्या करती है? यूरिन को लेकर कहां पे आती है? ब्लैडर के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो है वो ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इसकी शेप की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट इन्वर्टेड पियर शेप है। जो क्या करती है? ये ब्लैडर क्या करता है? टेम्परेली स्टोर करता है यूरिन को। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 5 बाय 5 सेंटीमीटर का एक सैक होता है। और जब ये फिलअप हो जाता है यूरिन से तो ये मैक्सिमम जो है वो 15 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 कप के बराबर जो है वो यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मौजूद होता है। अब ये जो ब्लैडर है इसको दो स्फिंक्टर जो हैं उसको गार्ड कर रहे होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं यूरिन को। तो वो दो जो स्फिंक्टर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर।
अब इंटरनल स्फिंक्टर की बात करते हैं तो ये स्मूथ मसल का बना होता है और इनवॉलंटरी होता है, ये आप लोगों को पता है। एक्सटर्नल जो है वो स्केलेटल मसल से बना होता है और वो वॉलंटरी, यानी कि हम जो यूरिन को कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉडी से रिलीज होने से, वो हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जब ये हमारा ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचुरेशन, यानी कि एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर को क्या कहा जाता है? मिक्सचुरेशन, यानी कि यूरिनेशन में जब आपका ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? मिक्सचुरेशन। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा का साइज जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है। फीमेल के अंदर इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि मेल के अंदर इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर के करीब। क्लियर है? अब देखते हैं कि जी यूरिथ्रल जो ट्यूब है इसकी ओपनिंग जो है वो कहाँ पे होती है। डेफिनेटली मेल और फीमेल के अंदर अगर लेंथ का डिफरेंस है तो ओपनिंग भी डिफरेंट होगी। अब मेल के अंदर जो है, क्योंकि यूरिथ्रा जो है वो कैरी कर रहा होता है यूरिन को भी और सीमन को भी, इसलिए इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? यूरिनो जेनिटल पोर कहते हैं। अब फीमेल के अंदर जो है ये ओपन होता है वल्वा में, और इस पोर को क्या कहा जाता है? यूरिथ्रल ऑरिफाइस कहा जाता है। क्लियर है? अब यूरिथ्रा का काम क्या है कि ये यूरन्स जो है वो आपके ब्लैडर से, बॉडी से बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। अब हम इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको लेबल करते हैं। ये जो अपर कर्व पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? फंडस। और ये जो रीजन है बाकी सारा, दैट इज अ बॉडी, किसकी? यूरिनरी ब्लैडर की। अब यहाँ पे देखें, जहां पर ये फनल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, जहां से यूरिन कहाँ पे आना है? यूरिथ्रा के अंदर। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? नेक ऑफ यूरिथ्रा। अब जब ये आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर कि जब ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो है वो आगे टू सम एक्सटेंट कांस्टेंट डायमीटर में आता है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? योव्यूला। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे तो ये एरिया जो है, ठीक है, इस क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में से गुजर रहा है तो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट यूरिथ्रा। ओके, हो गया। अब यहां पर आपको एक छोटा सा पोर नजर आ रहा होगा, ये डार्क कलर का, ये क्या कहलाता है? सेमिनल कॉलिकुलस।
ये वो रीजन है जहां पर क्या होता है कि इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होती है, कहां पर, यूरिथ्रा के अंदर, और फिर यहां से वो सीमन जो है वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये स्मॉल लोब्यूल्स मौजूद हैं। ये जो दो एरियाज हैं आपको डार्क नजर आ रहे हैं, ये क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं। ओके हो गया। तो ये एक यूरिनरी ब्लैडर का जो है वो स्ट्रक्चर है, उसको हमने डिफरेंट पोर्शन को लेबल किया है ताकि आपको इस डायग्राम से समझ आ जाए कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो जब यूरिन उसमें आता है तो किस तरह से आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। अब यहाँ पर आपको ये दो ओपनिंग नजर आ रही होंगी, ये सिर्फ एडिशनल है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। इसे हम क्या कहते हैं? वैस डेफरेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। बॉडी के अंदर जो हमारी किडनी है, डेफिनेटली किडनी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब इसका फंक्शनल पार्ट जो है जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये नेफ्रॉन क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हर किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो क्या होती हैं? नेफ्रॉन मौजूद होती है। क्लियर है? अब हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था, तो नेफ्रॉन जो है इसके 3 हिस्से हैं। एक को हम क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पसल। दूसरा ट्यूब्यूल्स, और तीसरा जो है वो डक्ट। अब अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, जैसा कि हमने किडनी के स्ट्रक्चर के में पढ़ा था कि जी किडनी जो है वो 2 तरह रीजन के अंदर डिवाइड होती है, उसका पेरेंट कायमा जो है। तो यहां से नेफ्रॉन भी 2 टाइप्स की बनती हैं। एक हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरी जो है वो क्या है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहां पे मौजूद होती है? कॉर्टिकल पोर्शन के अंदर। जक्स्टामेडुलरी कहां पे मौजूद होती है? जंक्शन पे, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। अच्छा जी, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो रीनल कॉर्पसल है वो कहां पे मौजूद होता है? कॉर्टिकल पोर्शन में। जबकि जक्स्टामेडुलरी का जो कॉर्पसल है वो कहां पे मौजूद होता है? जंक्शन ऑफ मेडुला अब यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो इनका लूप ऑफ फैनले जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। जबकि जक्स्टामेडुलरी की बात करते हैं तो इसका लूप ऑफ फैनले की लेंथ इनकी ज्यादा होती है, और वो होता भी कहाँ है? डीप इन मेडुला।
लॉन्ग लूप ऑफ एनले होता है और मौजूद कहाँ होता है? डीपर मेडुला। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और अगर हम जुक्स्टामेडुलरी की बात करते हैं तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती। क्लियर है? अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं ठीक है, और इसको लेबल करते हैं। नेफ्रॉन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ब्लड सप्लाई आप लोगों ने पढ़ा है कि जी जिस आर्टरी से आ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? किडनी को रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है और जब ये बाउमन कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही होती है तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर है? और जिस आर्टरियोल के जरिए ब्लड वापस आ रहा है, यहाँ पे देखें तो ब्लड फ्लो अगर मैं बनाऊं तो ये टुवर्ड द बाउमन कैप्सूल है, और जब ये फिल्टर होके वापस निकलता है तो जिस आर्टरियोल के जरिए निकलता है उसे क्या कहते हैं हम? इफ्रेंट आर्टरियोल। क्लियर है? अब ये जो वायर कैप्सूल है, ठीक है, कप शेप, इसे हम क्या कहते हैं? बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल के बाद यहाँ पे देखें तो ये जो ट्यूब है वो कन्वोल्यूटेड है, तो इसका इनिशियल पोर्शन भी है ट्यूब का, तो इस वजह से हम इस रीजन को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है? फिर यही ट्यूब्यूल जो है वो एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? यू शेप स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि जुक्स्टामेडुलरी के केस के अंदर इसकी लेंथ ज्यादा होती है। क्लियर है? फिर जब ये इसके अंदर से फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होता है जहां से फ्लूइड नीचे आ रहा होता है इस ट्यूब के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। और जिस ट्यूब में यूरिन अपवर्ड जा रहा होता है उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब। ओके हो गया? फिर यही ट्यूब आगे चलती है तो वो फिर दोबारा क्या होती है? कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है जी? एंड देन ये ट्यूब जो है वो उसमें से यूरिन जो है वो एम्प्टी किसके अंदर होता है? एक डक्ट के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इन नेफ्रॉन। अब ब्लड सर्कुलेशन नेफ्रॉन के अंदर जो है उसका हमने देखना है कि वो फ्लो ब्लड का जो है वो क्या है, किस डायरेक्शन में होता है, किन किन ब्लड वेसल से गुजरता है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड जो है आप लोगों ने पढ़ा है कि किडनी के अंदर कहाँ पे आता है? रीनल आर्टरी में। ठीक है जी, रीनल आर्टरी डिवाइड होती है और अल्टीमेटली जब वो पहुंचती है कहाँ पर? ग्लोमेरुलस के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जिस आर्टरी से ब्लड एंटर हो रहा होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर है? एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड कहाँ पे जाता है? ग्लोमेरुलस के अंदर। यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है और देन जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस कहाँ पे आता है?
इफरेंट आर्टियोल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि एफरेंट और इफरेंट, ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यूज ये बन सकता है कि किस आर्टियोल के अंदर जो है वो फिल्टर ब्लड होता है और किसके अंदर जो है वो आपका ब्लड वेस्ट मटेरियल जो है वो रखता है। अगर हम देखें तो एफरेंट आर्टियोल के अंदर जो है वो ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। लेकिन जब वो ग्लोमेरुलस से गुजरकर फिल्टर होने के बाद एफरेंट आर्टियोल के अंदर आता है तो इफरेंट आर्टियोल, ये जो पोर्शन है इसमें जब ब्लड पहुंचता है तो वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो रिमूव हो चुका होता है। हम ये कह सकते हैं कि इफरेंट आर्टियोल जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट से पाक ब्लड रखता है, ठीक है जी। देन इफरेंट आर्टियोल से ब्लड कहां जाता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो प्रॉक्सिमल और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होती हैं, जहां पे रीअब्सॉर्ब मटेरियल जो है वो इनके अंदर एंटर होता है। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो देन एक्सटेंड होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है जी? वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा आप लोगों को पता है कि जी वो क्या करता है कि वो कवर करती है लूप ऑफ हेनले को। और देन ब्लड कहां पे एंटर होता है जी? रीनल वेन में। अब जब ब्लड रीनल वेन के अंदर एंटर होता है तो डेफिनेटली ये रीनल वेन जो है इस ब्लड को किडनी से बाहर ले जाती है और कहां पर जाकर अटैच होती है, ज्वाइन करती है जी? इंफीरियर वेना कैवा को। ओके जी। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने जब आगे यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है तो हमें ये जो कोर्स है, जो मूवमेंट है ब्लड की, जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ ब्लड की, ये हमें मालूम होनी चाहिए। अब देखते हैं जी यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है और कौन कौन से स्टेप है। बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन जो है इट्स कंपोज ऑफ 3 सब स्टेप्स। पहला जो है वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि ब्लड फिल्टर होता है। देन सेकंड स्टेप जो है वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन है, जहां पर जितने भी यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं वो उस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और अल्टीमेटली थर्ड स्टेप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सिक्रीशन। अब सिक्रीशन किस लिए होती है? कि वो मेंटेन करे पीएच को। किसको? यूरिन के पीएच को। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है जी फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है? हम देखते हैं कि जो ब्लड फिल्ट्रेशन है वो किसकी वजह से होती है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अब हाई ब्लड प्रेशर कहां पे होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है जी, कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर आर्टरीज, जैसा कि आप इफरेंट ले लें या फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। यहां पर जो है वो ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 60 mm ऑफ Hg होता है। उसकी रीजन क्या है कि एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के, ठीक है, लेस डायमीटर। अब डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि जी जब डायमीटर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर ब्लड एंटर होता है एफरेंट आर्ट्रियोल में और जब ये ब्लड कहाँ पे आता है? बाउमेन कैप्सूल में। अब बाउमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। अब ये जो दो हिस्से हैं ये फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस के बारे में आप लोगों ने, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्लोमेरुलस की वाल जो होती है वो पोरस होती है, ठीक है। और इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ से बाहर निकलता है और वो कहाँ पे चला जाता है? बाउमेन कैप्सूल के अंदर। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर है जी। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या मौजूद होता है? पानी है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है,
ठीक है। इसी तरह ड्रग्स वगैरह वो हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो इन सब पे मुश्तमिल होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, इनमें से कौन कौन सी चीजें रिअब्जॉर्प्शन होती है, एक दिन के अंदर कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, कितना रिअब्जॉर्ब होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी किडनी जो है वो ऑलमोस्ट 99.5% जो है वो रिअब्जॉर्ब कर लेती है। किसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। ठीक है, बाकी जो फ्लूइड बचता है वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि जी जो ये फिल्ट्रेट बन रहा होता है, ठीक है, या उस ग्लोमेरुलस में से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट, और इसमें से ऑलमोस्ट 124 ml जो है वो क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 80 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट आपकी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अगेन कि जी हमारी किडनी जो है वो कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट काम जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा जी, अब अगर हम देखते हैं कि जी फिल्ट्रेशन और इसके अंदर जो कंपाउंड बनते हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप जो है जिसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है, उसमें इनमें से ये जो हमने कंपाउंड्स लिखे हैं या जो भी कंपोजिशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, कौन कौन से कंपाउंड जो है इसमें से रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो देखते हैं जी रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या आता है कि जी मोस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं? और कहां पे होती हैं वो हम देखते हैं। हमने देखा था कि नेफ्रॉन के अंदर जो है वो 3 डिफरेंट डक्ट्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जैसा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज रीअब्जॉर्ब होती है? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयंस हैं। ये प्रॉक्सिमल पोर्शन के अंदर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब यानी कि जितना भी यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे इनिशियल पोर्शन के अंदर ही रीअब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम देखते हैं तो लूप ऑफ हेनले आ जाता है। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा है कि जी पानी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन जो हैं ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। और अल्टीमेटली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। और एट द एंड पे कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है कि जी ये पानी को रीअब्जॉर्ब करवाती है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक ओवरव्यू था रीअब्जॉर्प्शन का। अब हम आते हैं कि सिक्रीशन किस कंपाउंड की होती है और क्यों होती है। हमें पता है कि जब ये सारे आयन जो हैं इसमें से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन की पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिक्रीशन जो है वो होती है मेनली हाइड्रोजन आयन की, और ये किस लिए होती है? पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी, और पीएच होती कितनी है यूरिन की नॉर्मल?
7.35 से लेकर 7.45। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर रखने के लिए क्या होता है कि जो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करती हैं ल्यूमेन के अंदर, ताकि इस पीएच को मेंटेन किया जा सके। और आप लोगों ने भी ये सम टाइम हमारी लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि जब भी हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो हमें जलन महसूस होती है। तो किसी हद तक अगर आप वहाँ पर अपने उस यूरिन का टेस्ट करवाएं तो आप लोगों को ये महसूस होगा और आपको पता लगेगा कि जो आपकी यूरिन की पीएच है बेसिकली वो डिस्टर्ब हो चुकी है, और उसके मल्टीपल काजेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन है या आपकी डिहाइड्रेशन वगैरह है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है, कि जब ये यूरिन बनता है और उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वो क्यों होती है, कहाँ पे होती है। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर अगर हम पढ़ते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन वो इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज किस चीज की होगी, बेसिकली जो डिजायर्ड कंपाउंड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़नी है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके किडनी का जो ग्लोमेरुलस हिस्सा होता है जब वो फिल्टर करता है तो जो फ्लूइड आता है, हमने पढ़ा है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और फिर वो लूप ऑफ हेनले में से गुजरता है। तो बेसिकली जो पोर्शन है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है, लूप ऑफ हेनले, ये पोर्शन इन्वॉल्व है। अब होता क्या है कि जी जो रीनल कॉर्टेक्स है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, और काम क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन सिक्रीट करता है और उसका काम क्या होता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये कहां से करवाता है, अगर हम डायग्राम में देखें तो हमने पढ़ा है कि जी यू शेप ट्यूब होती है, ठीक है, एक उसका पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग लिंक, और एक उसका पोर्शन जो है वो असेंडिंग लिंक कहलाता है। अब ये जो लेफ्ट साइड वाली ट्यूब है इसमें जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड है और यहाँ पर मूवमेंट का है अपवर्ड। ये जो पोर्शन है जिसे हम डिसेंडिंग लिंक कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ये थिन होती है, परमिएबल टू वाटर होती है और इजीली यहाँ से जो है वो पानी बाहर मूव करता है। ठीक है, क्यों करता है कि जो असेंडिंग लिम्ब होती है यहाँ पर आकर एल्डोस्टेरॉन जो है वो एक्ट करता है। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, यहां से सोडियम की, पोटेशियम की, क्लोराइड आयन की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है तो डेफिनेटली यहां से सोडियम जो है, ये आयन जो है वो सारे के सारे कहां पे आ जाते हैं, इंटरस्टिशियम के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी बाहर निकल आता है। अब जब ये पानी जो है वो ट्यूब्यूल में से बाहर आ जाता है तो ये जो यहाँ पर फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं, कि जब यूरिन या फ्लूइड जो है वो इस यू शेप ट्यूब में से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से होती है, वो हमने देखा है कि जी एल्डोस्टेरॉन की वजह से होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से होती है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। ओके हो गया जी। अब हम देखते हैं कि जी एडीएच क्या काम करता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है ये काम करवाता है कि जी जब ये रिलीज होता है तो ये एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किसकी, पानी की। कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। रिलीज कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। क्यों होता है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो ये हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है।
ठीक है, और एक्ट कहां पे करता है? कोलेक्टिंग डक्ट पे करता है, और वो क्या करता है? एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर। क्लियर है? अब ये याद रखना है, यहां पर हम एक्टिव अपटेक की बात करें, जैसे कि हमने रीअब्जॉर्प्शन में देखा था, तो ऑलमोस्ट 70% 70 to 80% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहां पे होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, 10 to 15% जो है वो कहां पे होती है? लूप ऑफ हेनले में। बाकी जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो कहां पे होनी है? कोलेक्टिंग डक्ट में, अंडर द एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब हम आते हैं, इसकी वजह से होता क्या है जी? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये होगा कब? जब हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन होगी। अब हम आते हैं कि अगर एडीएच ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। और अगर कम एडीएच प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर क्या होगा? डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब जब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो फिर उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी? लेस यूरिन प्रोडक्शन। और जब डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो फिर इसका मतलब है मोर यूरिन। अगेन एंड अगेन यूरिनेशन की जो है वो जरूरत महसूस होती है जब एडीएच जो है वो कम सिक्रीट हो रहा हो। ये कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हो। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं होता। अब आगे चलते हैं, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर कौन कौन सी जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनती है, किन किन एनिमल्स के अंदर बनती है। अब देखते हैं सबसे पहले एनिमल टाइप जो है अमोनिया के केस के अंदर। ठीक है, इसी तरह पानी कितना चाहिए, टॉक्सिसिटी उस कंपाउंड की कितनी है, हैबिटेट किस हैबिटेट में रहता है, एग्जाम्पल उसकी क्या है। अच्छा जी, एनिमल टाइप जिनके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा होता है उनको हम क्या कहते हैं? मोनोटेली। इसी तरह जिनके अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा होता है उन्हें क्या कहते हैं? यूरियोटेली। ठीक है, कंडीशन ये, और एनिमल को हम क्या कहते हैं जी? यूरियोटेलिक। और यहां पर मोनोटेलिक। और जिनके अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है कंडीशन क्या कहलाती है जी? यूरियोटेली। और एनिमल क्या कहलाता है जी? यूरियोटेलिक। ओके, हो गया। अब आते हैं जी, पानी कितना रिक्वायर्ड होता है? सबसे ज्यादा पानी जो है वो अमोनिया को रिमूव करने के लिए चाहिए होता है। तो 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 500 ml पानी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और यूरिया के केस के अंदर कितना चाहिए? 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए ऑलमोस्ट 50 ml चाहिए। सबसे कम पानी जो है वो यूरिक एसिड के केस के अंदर चाहिए, और यहां पर कितना आता है? 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 1 ml पानी जो है वो एनफ होता है। अब हम आते हैं टॉक्सिसिटी। अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। यूरिया जो है ये मॉडरेट है, इसकी टॉक्सिसिटी जो है इन दोनों के दरमियान में आती है, जबकि यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम टॉक्सिक है। इसलिए जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर जो है वो केराटिन में स्टोर हो जाता है। अब हैबिटेट कौन सा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर अमोनिया रिलीज होता है? तो ये है जी फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं। अब यूरिया कौन रिलीज करता है? मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले, जबकि यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं जी, एग्जाम्पल क्या है? अमोनिया जो रिलीज कर रहे होते हैं वो कौन से एनिमल्स हैं जी? फ्रेश वाटर
फिशेस वो रिलीज कर रही होती हैं। यूरिया कौन रिलीज करता है? जैसा कि शार्क्स हैं, मैमल है, अब जैसा कि ह्यूमन जो है वो यूरिया रिलीज करते हैं। अब यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है जी? बर्ड्स और रेप्टाइल्स। अब यहां पर आप लोगों को एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं, जो कि एक नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है। इन एनिमल्स के अंदर जो यूरिक एसिड रिलीज कर रहे होते हैं, देखें ये दोनों जो है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बारे में देखें तो दे आर एग लेइंग एनिमल्स। अब होता क्या है, नेचर ने इसके अंदर ऐसी अडाप्टेशन रखी है कि जो एग की वॉल है, जो शेल है, ठीक है, वो परमिएबल है टू गैसेस। तो अगर यूरिया और अमोनिया जो है, जो कि टॉक्सिक हैं, अगर ये वो अपनी बॉडी के अंदर रखेगा तो वो जो अमोनिया है या यूरिया है वो उस शेल में से गुजर के उस एम्ब्रियो को डैमेज कर सकती है। क्लियर हो गया? लेकिन नेचर ने इनके अंदर जो मैकेनिज्म लिखा रखा है वो क्या है? यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है कि फौरन से जो अमोनिया है वो यूरिया और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्टीमेटली यूरिक एसिड के अंदर। अब यूरिक एसिड जो है, ये हमने पढ़ा है कि ये डिफ्यूज नहीं होता, ठीक है, लेस टॉक्सिक है। तो वो जो यूरिक एसिड है वो उस शेल में से पास ऑन होकर एम्ब्रियो तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है। क्लियर है? तो ये एक नेचर की तरफ से क्या है? एडाप्टेशन है, चेंजेस है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या है? यूरिक एसिड जो है वो रिलीज होता है और आप लोगों ने पढ़ा है कि वो स्टोर भी करते हैं। क्लियर हो गया जी? डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किडनी प्रॉब्लम और उसकी ट्रीटमेंट्स। अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो है किडनी स्टोन। अब ये किडनी स्टोन होता क्या है और कैसे बनते हैं? अब बेसिकली ये क्या है कि जी सॉलिड मैस जो है वो बनता है किडनी के अंदर। अब होता क्यों है कि जब सॉल्यूट प्रिसिपिटेट होता है किडनी के अंदर तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं जी? किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इसकी कॉजेज क्या है। मेनली जो कॉज है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होना है और इसी तरह ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन का ज्यादा होना है। अब इन दोनों की वजह से जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 70% केसेस के अंदर जो है वो ये दोनों जो कैल्शियम है और ऑक्सलेट है ये स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट का जो चांस है वो 70% है। इसी तरह यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने की या इसकी वजह से स्टोन बनने के जो चांसेस हैं वो 10% है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सिस्टीन फास्फेट या जिसको हम क्या कहते हैं जी? कैल्शियम फास्फेट, इसके प्रिसिपिटेशन से जो स्टोन्स बनते हैं उसके चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 15 से 20% होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है वो बनते हैं या वो इसको इन्हांस करता है। तो वो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, जब आप इनटेक जो है वो पानी का कम करते हैं, पानी कम पीते हैं उसकी वजह से, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से और डाइट की वजह से। अब डाइट के अंदर क्या आता है? लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इसी तरह विटामिन ए है, सॉरी विटामिन सी है और विटामिन डी। अब ये याद रखिएगा कि जी जो एज है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें? किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के अंदर। अब साइज की बात करते हैं तो नॉर्मली जो किडनी स्टोन्स का साइज होता है वो 2 to 3 मिलीमीटर होता है और अगर ये स्टोन जो है वो उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाए और उसकी ब्रांचेस बन जाएं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? स्टैग हॉर्न कहते हैं। अब ये जो स्टोन्स की फॉर्मेशन है इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है? दो मेथड है। पहला जो है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी।
सेकेंड वन जो है वो क्या है, पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ठीक है जी, इन दो मेथड से जो है वो हम स्टोन्स को जो है वो ब्रेक करते हैं। अब ये याद रखिएगा कि जो डायबिटीज है, ठीक है, जो पेशेंट डायबिटीज का होता है उसमें जो 40% जो है वो ऑलमोस्ट चांस होता है किसका, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का। और इसी तरह जिन पर्सन्स को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो ऑलमोस्ट उनके अंदर 15% तक चांस होता है किसका, किडनी से रिलेटेड जो है वो डिजीजेस का या किडनी स्टोन का। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर की काज क्या है कि जब हमारी किडनी जो है अनएबल टू फिल्टर ब्लड, और इसके अंदर उसका कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, पार्टिकुलरली ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस जो है वो डैमेज होगा तो क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। अब ये ग्लोमेरुलस डैमेज क्यों होता है, तो उसकी दो रीजन है, क्रोनिक किडनी डिजीजेस है, आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो आपकी किडनी को डैमेज करता है, और दूसरा जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी है। ठीक है जी, ये दो काजेज है जिनकी वजह से क्या होता है कि किडनी अपना काम करना छोड़ जाता है। तो अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि ब्लड के अंदर यूरिया के कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसे हम हाइपर यूरेमिया कहते हैं। वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, इसी तरह वेट लॉस है, और अगेन एंड अगेन यूरिनेशन की जो है वो जरूरत पड़ती है। अब ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, जब ग्लोमेरुलस जो है वो रप्चर हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, तो वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके यूरिन के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी किडनी फेलियर जो है ठीक है, इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। तो वो हम क्या करते हैं, डायलिसिस के जरिए करते हैं। डायलिसिस बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल ब्लड क्लीनिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम जो है वो नेचुरली किडनी फिल्टर कर रही होती है, हम क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियली क्लियर कर रहे होते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जी हीमोडायलिसिस और सेकंड वन जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि हम एक मशीन यूज करते हैं, ब्लड जो है वो क्लीन होता है एक मशीन के जरिए, और बेसिकली बिल्कुल उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही होती है जिसके ऊपर हमारी किडनी कर रही होती है। तो इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि वास्कुलर एक्सेस चाहिए, कि जो मशीन है उसको हमें किसके साथ लिंक करना है, आपके ब्लड वेसल के साथ। क्लियर है, और वो दो तरह से होता है, एवी ग्राफ्ट या सिमिनो फिस्टूला कहा जाता है। अब एवी ग्राफ्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जी आपके स्किन के नीचे आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, जो कि मशीन के अंदर एंटर होता है और वहां पर वो फिल्टर होता है। दूसरा है जी हमारे पास सेमिनोफेस्टुला, ये डायरेक्ट जो है वो लिंकेज है किसके साथ, आपकी ब्लड वेसल्स के साथ। अब ये होता कहाँ पे है, रिस्ट में। हम क्या कहते करते हैं कि जी रेडियल और सिफेलिक, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है सर्जरी के जरिए। एंड देन यहां से ब्लड जो है वो कहां पे जाता है, मशीन में, रेडियल आर्टरी को
और सेफेलिक वेन को। तो वो मशीन के अंदर एंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, और फिर वो सारे ब्लड को फिल्टर करती है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब ये याद रखिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस उस वक्त होता है जब किडनी किसी हद तक काम कर रही होती है। जब कंप्लीटली आपकी किडनी फेल हो चुकी होती है, बिल्कुल रिमूव नहीं करती, तो फिर हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, वो क्या है, हीमोडायलिसिस का। अब पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम पेरिटोनियल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम, उसको नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, और ये एब्डोमेन के अंदर ही होता है। हम क्या कहते करते हैं कि जो हम फ्लूइड यूज कर रहे होते हैं फिल्टर करने के लिए, वो हम डायरेक्टली कहां पे ऐड कर देते हैं, वो डायरेक्टली आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो एक्ट कर रही होती है नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन का, जहां से वेस्ट मटेरियल, यूरिया, बाकी सारा एक्सेस वाटर जो है वो एंटर हो जाता है इस फ्लूइड के अंदर, और फिर इस फ्लूइड को आपकी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। अब इन दोनों का पर्पस क्या है, तो बेसिकली पर्पस वही है जो किडनी करती है, रिमूव करती है किसको, यूरिनरी वेस्ट को। क्या हम इसे कहते हैं, यूरिया को। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक है, तो हम इस दोनों प्रोसेस के जरिए जो है वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाते हैं ताकि ब्लड जो है वो क्लीन हो जाए। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन है क्या, कि जी बॉडी टेम्परेचर को एक स्टेबल रेंज के अंदर रखना है। जैसे कि ह्यूमन के केस के अंदर हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये एक स्टेबल रेंज है जिसके अंदर जो है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। वो कितना है जी, ऑलमोस्ट 36.8 से लेकर 37.2, इसके दरमियान में आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोरेगुलेशन। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, तो ये तीन चीजें हैं। हीट प्रोडक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही है, ठीक है। हीट एक्सचेंज या हीट लॉस कितना, कि कितनी हमारी बॉडी जो है वो हीट को रिलीज कर रही है जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस प्रोड्यूस होती है। तीसरा जी मेटाबॉलिक रेट क्या है, कि आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनका रेट क्या है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह के अंदर, और कुछ कुछ के अंदर जो है मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत कम होता है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर। अब मैकेनिज्म क्या है, अब इसी जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था होमियोस्टेसिस में, कि जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इस सारे प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या आएगा, ऐसा रिस्पॉन्स होगा जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और मैमल्स। ठीक है, अब मैमल्स जो हैं उसमें हम डेफिनेटली ह्यूमन को स्टडी करेंगे। अब प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अडाप्टेशन क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, इवेपोरेटिव वाटर लॉस होता है, यानी कि पानी की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जी डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से आपने पढ़ा है कि जी जब भी डिहाइड्रेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो इट कैन लेड टू डेथ। ठीक है, सेल्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। इसी तरह मेटाबॉलिज्म डैमेज होता है। आपको पता है कि जो पानी है बेसिकली वो क्या है, मीडियम ऑफ लाइफ है। जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डैमेज हो जाता है। इस और अल्टीमेटली एंड पे क्या होता है, प्लांट डेथ हो जाती है। अगर इसे हम थोड़ी सी बेहतर कंडीशन रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, विल्टिंग। ठीक है, और अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए है, तो फिर वो प्लांट की डेथ हो जाती है। अब आते हैं अडाप्टेशन। अडाप्टेशन क्या है, कि जैसे ही टेम्परेचर होता है, बढ़ता है, तो प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं, यानी कि उनका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ओके हो गया। अब
दूसरी बात करते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं, वो सिंथेसाइज होती हैं कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, आपके आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जी हमारे और प्लांट के सेल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सारे के सारे किसको, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब बेसिकली वो क्या करते हैं, उन एंजाइम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो वो प्लांट क्या करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं और वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सर्वाइव कर जाता है। अब हम देखते हैं कि जब प्लांट का टेम्परेचर डिक्रीज होता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाता है जैसा कि स्नोई एरियाज के अंदर, तो तब क्या करते हैं। अब लो टेम्परेचर के केस के अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी, जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और सल्यूट ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है, यानी कि ना कोई चीज सेल के अंदर एंटर होगी और ना ही कोई सेल से बाहर जा सकती है, ठीक है। अब इसकी अडाप्टेशन क्या है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि सेल मेम्ब्रेन को में अपना हिस्सा रखते हैं या सेल मेम्ब्रेन को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनका पोर्शन जो है वो बढ़ जाता है। जैसे ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का पोर्शन बढ़ेगा तो वो मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड ही रहेगी, यानी कि अब वो क्या होगी कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ। अगर प्लांट ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है जहां का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, फ्रीजिंग है, तो फिर क्या होता है कि जी जो साइटोप्लाज्म है वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वाटर। अब वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो गया है, तो वो जो इंटरनल आइस बनी हुई है वो क्या करती है, मेम्ब्रेन को रप्चर या टीयर करना स्टार्ट, पंक्चर करना स्टार्ट करती है। उसके क्रिस्टल जो हैं वो नीडल की तरह होते हैं और वो मेम्ब्रेन को रप्चर करना स्टार्ट कर देता है। जब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो डेफिनेटली क्या होगा, सेल, एक सेल खत्म होगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्लांट डैमेज हो सकता है। अब इसकी अडाप्टेशन क्या है, इन प्लांट्स के अंदर जो साइटोसोल जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो बाय नेचर ही चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो साइटोसोल सुपर कोल्ड स्टेज के अंदर चला जाता है और वो क्रिस्टलाइज नहीं होता, वहां पे नीडल लाइक क्रिस्टल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्लांट सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो किस तरह से मेंटेन होता है। अब अगर हम देखते हैं तो एनिमल को हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, एक्टोथर्म है, एंडोथर्म है और हेट्रोथर्म। अब ये जो डिविजन्स की हुई है, याद रखिएगा जैसा कि हमने तीन पहले टाइप्स पढ़ी हैं बेसिक, कि जी हीट प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है, हीट रेगुलेशन कितनी है, ओके हो गया, और तीसरा जो है वो रेगुलेशन कितनी करता है। अब एक्टोथर्म्स वर्ड से जाहिर है, एक्टो का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट किस तरह से करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोल्ड है तो फिर क्या होगा, सर्दियों में तो डेफिनेटली उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा, तो अगर गर्मियां है तो तब उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और ये ऐसा फिशेज और रेप्टाइल्स के केस के अंदर होता है। अब हम देखते हैं एंडोथर्म, ठीक है। अब इनके अंदर मेटाबॉलिक हीट की प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी की हीट को, यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो उस हीट को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा किनके अंदर होता है, बर्ड्स और मैमल्स के केस के अंदर। तीसरी जो कैटेगरी है जिसे हम एंडोथर्म कहते हैं, ये सॉरी हेट्रोथर्म कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हीट की प्रोडक्शन वेरिएबल होती है, मतलब कि एक ही दिन के अंदर उनकी बॉडी के अंदर कभी हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और कभी कम होती है, और अब वो क्या करते हैं कि वो उसको रेगुलेट नहीं करते, रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वेरिंग होता है, बॉडी टेम्परेचर,
यानी कि जब वो एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, उनके मसल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, तो तब उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब वो रेस्ट पे होंगे तब उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। अब इस कैटेगरी के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? ह्यूमिंग बर्ड्स और बैट्स। अब ये याद रखिएगा कि ये जो हीट की रेगुलेशन होती है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जी बॉडी से हीट या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो वो बेसिकली 3 तरह से होती है। या तो वो रेडिएशन के जरिए होगी, या कन्वेक्शन के जरिए, या फिर कंडक्शन के जरिए। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिनके जरिए बॉडी की हीट जो है वो या रिलीज और एब्जॉर्ब होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ठीक है, जो पहली क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की गई थी पोइकिलोथर्म और होम्योथर्म्स में। अब हम इनको देखते हैं कि जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग एनिमल को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। पोइकिलोथर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है सराउंडिंग के हवाले से, यानी कि जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? फिश है, एम्फीबियन है और रेप्टाइल्स आते हैं। ये याद रखिएगा, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें सेकंड कैटेगरी जो है वो होम्योथर्म है, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब इन ऑर्गेनिज्म को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर जो है वो सेम रहता है, और ऑलमोस्ट जैसे कि हम हैं तो वो 37 है, तो उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। अब इस कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से एनिमल आते हैं? बर्ड्स और मैमल, ठीक है जी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है या कुछ इसमें फ्लॉज हैं, क्योंकि कुछ डीप सी फिशेज, अब देखें फिश कहाँ पे आ रही है? पोइकिलोथर्म्स के अंदर, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखती, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया। इसी तरह कुछ लिजर्ड जो हैं वो क्या करती हैं? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, मीन वो मेंटेन रखती हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, जिसकी वजह से क्या आया कि सेकंड क्लासिफिकेशन आई, जिसमें एक्टो, एंडो और हेट्रोथर्म्स थे। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं थर्मो रेगुलेशन मैमल्स जैसे कि ह्यूमन के अंदर। अब जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? स्वेटिंग होगी। अब स्वेटिंग क्या है? इवेपोरेटिव कूलिंग है। कहां से होती है? मोस्टली हम कहते हैं जी ये इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो स्किन कर रही होती है। अच्छा जी, दूसरा जो है वेजोडाइलेशन है, कि आपकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट्स हो जाती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट डिसिपेट होती है या रिलीज होती है एनवायरमेंट, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स के अंदर पेंटिंग होती है, जैसा कि डॉग्स वगैरह है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सैलिवेशन होती है, कि वो सलाइवा को स्प्रेड करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की हीट जो है वो रिलीज होती है। और कुछ एनिमल्स के अंदर क्या है? यूरिनेशन जो है वो ज्यादा होती है, जैसे कि बैट्स वगैरह के अंदर। तो वो यूरिनेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो फिर क्या होगा? थर्मोजेनेसिस होती है, कि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस डेफिनेटली होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। तो वो दो तरह से होता है। कौन कौन से? आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, और दूसरा क्या है? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग के अंदर आपके मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो मूव करते हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस। नॉन शिवरिंग के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अच्छा जी, सेकेंड जो इसके अंदर अडाप्टेशन है वो क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, कि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है,
तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी हीट कंजर्व हो जाती है, यानी कि अब वो मिनिमम लॉस होगा। थर्ड नंबर पे है गूस बम्प्स। अब जब गूस बम्प बनते हैं तो वो क्या करते हैं जी, ट्रैप कर लेते हैं एयर को, और वो एयर किसका काम करती है, इंसुलेशन का। ओके हो गया जी। अब सबडर्मल फैट या ब्लबर, ठीक है, ये क्या काम करती है, हीट प्रोडक्शन का, मैरीन एनिमल्स के केस के अंदर। अब ब्राउन फैट जो कि इन्फेंट के अंदर होती है, ये भी क्या करती है, इंसुलेशन का काम करती है और हीट प्रोडक्शन का भी, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो 37 के राउंड अबाउट जो है वो मेंटेन हो जाता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एट एंड कि जी जो हमने ये लेक्चर पढ़ा है 30 सेकंड के अंदर, इसको रिवाइव करते हैं कि जी हमने होम्योस्टेसिस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा, जिसके अंदर पानी और सल्यूट का बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब ये याद रखिएगा कि चाहे वो टेम्परेचर है या फिर वाटर और साल्ट है, ये एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखा जाता है। इसी तरह एडीएच अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेटेड या हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और कब होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है पानी की। नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं तो ये फंक्शनल यूनिट है, और इसका फंक्शनल नेफ्रॉन का फंक्शनल यूनिट जो कि यूरिन प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है, वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से प्रोड्यूस होना जो है, होने वाला जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और यही फिल्टर कर रहा होता है उस ब्लड को, कब, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा होता है, हमने पढ़ा है कि जो ब्लड वेसल जिसे हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं, वहां पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उसका डायमीटर कम होता है। अब एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो यूरिकोटेलिक, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं ये यूरिक एसिड रिलीज कर रहे होते हैं, इन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है। और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि इनके अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कि जो अमोनिया है, जो यूरिया है, वो क्या करता है, वो डैमेज कर सकता है एम्ब्रियो को। अब एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो हॉट अगर एनवायरनमेंट है तो वहां पे क्या होती है, स्वेटिंग है, वेजोडाइलेशन होती है। अगर कोल्ड है तो फिर क्या होगी, शिवरिंग होगी, ठीक है, और इसके साथ साथ वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा है कि शिवरिंग के साथ साथ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी होती है। अच्छा जी, और एट द एंड पे हम देखते हैं कि जी डायबिटीज जो है ये लीडिंग काज है क्रोनिक किडनी फेलियर की या किडनी डिजीजेस की, जो ऑलमोस्ट 44% केसेस के अंदर होती है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा जी, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।